हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी। यहाँ पर हम तीन टाइप की हीट कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज द टोटल हीट कैपेसिटी, द मोलर हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीनों टाइप की हीट कैपेसिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो एक बात अगर समझ में आ जाएगी तो बाकी दोनों भी ऑब्वियसली बहुत सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, हीट क्या है? हीट लाइक वर्क इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो हीट के बारे में हम लोग कुछ बात कर चुके हैं पहले भी। तो हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन V ऑब्लिक W, मतलब बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म फॉर बिटवीन है ना, बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग which takes place due to temperature difference between the system and surrounding, which takes place due to temperature difference। तो इतना कॉन्सेप्ट तो हमें ऑलरेडी हीट के बारे में है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग इस बात को फील कर लेते हैं एक बार कि मैं हीट को पाथ फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, है ना। आगे इसी चीज को आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी अगर हम लोग थोड़ा सा फील करें कि व्हाई इज हीट अ पाथ फंक्शन, तो उसको समझने के लिए एक बार पहले फटाफट हम लोग जरा सा हीट कैपेसिटी की एक डेफिनेशन देखते हैं। जैसे सबसे पहली टाइप की हीट कैपेसिटी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द टोटल हीट कैपेसिटी। ठीक है, इट इज नोन एज द टोटल हीट कैपेसिटी। टोटल हीट कैपेसिटी को हम लोग जनरली सी टोटल से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी सी भी बोल दिया था, बट सी टोटल इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो टोटल हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई? तो कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, आप चाहें तो डेफिनेशन अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लें, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूं एंड देन इंग्लिश में मैं डेफिनेशन बोल दूंगा। तो कोई भी सिस्टम आपके पास है, सपोज करिए, तो उस सिस्टम का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, या आप 1 केल्विन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो वो सेम होता है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी सिस्टम है, उसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम लोग सिस्टम की हीट कैपेसिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to increase the temperature of system by unit degree centigrade is known as the heat capacity or the total heat capacity। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, the amount of heat required to raise the temperature of a system by unit degree centigrade is known as the heat capacity or the total heat capacity। तो C total का फॉर्मूला यहां से हमारे पास आ गया dQ/dt। ठीक है, अच्छा, फिर यहां से हम लोग हीट का कैलकुलेशन भाई किस तरह से कर सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं दैट dQ इज इक्वल्स टू C टोटल इनटू dt। ये हम लोग लिख देंगे। ठीक, एंड नाउ वी विल इंटीग्रेट इट टू कैलकुलेट हीट। अब यहां से हमारे सामने दो ऑप्शंस हो सकते हैं। 99% सवालों में क्या होगा कि C टोटल विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, C टोटल एक कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगी, जो भी होगी, है ना। तो अगर बच्चों वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, ये सब आप जानते हो, है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो यहीं पे, इट कम्स आउट ऑफ इंटीग्रल अगर कांस्टेंट है तो। कुछ थोड़े अच्छे सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि C टोटल विल बी सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर वो सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो भी फंक्शन होगा, वो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम ऐसे घर में बैठे बैठे सोच नहीं सकते हैं कि हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, पेपर पे सोचने का कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी फंक्शन होगा दैट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ये बात नोट कर लेते हैं, इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, जो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है।
तो जो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा उस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और फिर सिस्टम को हम जिस भी इनिशियल टेम्परेचर से लेके फाइनल टेम्परेचर तक ले जा रहे हैं, टी आई से टी एफ तक, हम लोग इसे इंटीग्रेट करके हीट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बात, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि पाथ फंक्शन वाली बात पर आते हैं। तो देखो क्या है कि अलग अलग प्रोसेस जो होते हैं उन सब की हीट कैपेसिटीज अलग अलग होती हैं। और इन जनरल किसी प्रोसेस की, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि इनफाइनाइट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस की जो हीट कैपेसिटी है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी प्रोसेस, और अगर टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल हम लोग यहाँ पे चाहें तो लगा दें। इन जनरल अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसकी हीट कैपेसिटी को हम लोग सी प्रोसेस टोटल करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल कई बार छोड़ भी दिया जाता है, बट कायदे से लिखना चाहिए, वो आप क्वेश्चन करोगे तो फील आ जाएगी उस बात की, है ना। क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहता है कि टोटल हीट कैपेसिटी की कैसी है, वो भी आगे बढ़ते हैं तो और बात समझ में आएगी। तो अभी फिलहाल इस प्रोसेस वाले पार्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो हर प्रोसेस की अलग अलग, ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की हीट कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं Cp लिख दूं तो Cp का मतलब होता है द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी उसे Cp बोलते हैं। अगर मैं Cv लिख दूं तो उसका मतलब हो जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब बच्चों इस बात को हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि Cp और Cv अलग अलग हैं, ठीक है। थोड़ा सा फील करते हैं इस बात को, और यहां से आपको ये समझ में आएगा कि क्यों मैं हीट को और हीट कैपेसिटी को पाथ फंक्शन का नाम दे रहा हूं। तो एक गैस का एग्जांपल लेके समझते हैं, Cp Cv में थोड़ा सा और डिफरेंस हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ गैस, और अगर आप मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये बात मालूम होगी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो है वो करवाया जाता है एक पिस्टन वाले कंटेनर में, ठीक है। तो अब आप सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर है जिसपे फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और अंदर इसमें भरी हुई है कोई गैस भरी है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस करवाया जाता है एक रिजिड कंटेनर में, ठीक है। तो आपके पास एक और रिजिड फिक्स्ड वॉल्यूम का कंटेनर है और इसमें गैस भरी हुई है। मान लो इन दोनों की इनिशियल कंडीशंस सेम है, दे बोथ हैव द सेम इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो सब कुछ सेम है। तो इनिशियल कंडीशंस आर सेम, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा हम मान रहे हैं मतलब, ठीक है। अब एक बात जरा सा मुझे बहुत लॉजिकली सोच के बताओ, दिस इज, पहले तो ये बताओ, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर है ना, एंड दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब एक बात मुझे बहुत लॉजिकली सोचकर बताओ कि मैं इस कंडीशन में, इस वाले सिस्टम में गैस को गर्म करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, कोई बर्नर वगैरह लगाया, हीटिंग डिवाइस लगाया और इसको हीट करने लगा। और यहाँ पर भी मैं गैस को गर्म करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी कोई बर्नर लगाया, हीटिंग डिवाइस लगाया और इसे हीट करने लग गया। इन दोनों ही केसेस में मुझे गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, ठीक है। क्या दोनों केसेस में मुझे सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगी? द आंसर इज नो, सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं लगेगी। देखो यहां एक रिजिड कंटेनर है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी तुम हीट सप्लाई करोगे, गैस उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी। लेकिन एक पिस्टन वाले कंटेनर में कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में जब तुम गैस को हीट करोगे तो ये पिस्टन जो है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, गैस एक्सपैंड करेगी। गैस एक्सपैंड कर रही है, इसका मतलब कुछ वर्क कर रही है, और उस वर्क को करने के लिए भी एनर्जी हम ही को सप्लाई करनी पड़ेगी। गैस का एक्सपेंशन भी हो रहा है, ठीक है। फील करो इस बात को। ऐसे तो पूरी दुनिया याद करके बैठती है कि हीट इज अ पाथ फंक्शन, बट ट्राई टू फील दिस फैक्ट दैट हीट इज अ पाथ फंक्शन। यहां पर भी पिस्टन वाले कंटेनर में भी मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया, और रिजिड कंटेनर में भी मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया। तो टेम्परेचर तो दोनों जगह 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया, ठीक है। तो स्टेट का चेंज देखो, मतलब टेम्परेचर उतना ही बढ़ा है,
तुमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से पढ़ा है, लेकिन दोनों कंडीशंस में रास्ते तुम्हारे अलग अलग हैं, पाथ्स अलग अलग हैं, और तुम्हें अमाउंट ऑफ हीट अलग अलग लग रही है। नेचुरल सी बात है कि इस कंडीशन में, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में, हम लोगों को टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो गैस एक्सपैंड भी कर रही है, वर्क भी हो रहा है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसीलिए किसी भी गैस के लिए Cp जो है वो ग्रेटर देन Cv होता है। ये अगर तुमने फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो वहां पर भी ये बात आई होगी, बट लॉजिकली उसका मतलब ये है दैट Cp is greater than Cv. The heat capacity at constant pressure is greater than the heat capacity at constant volume. ठीक है, मतलब इस केस में तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, इसलिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसीलिए हम लोग हीट को क्या बोलते हैं, एक पाथ फंक्शन का नाम देते हैं। तो अगर टोटल हीट कैपेसिटी के बारे में मैं कुछ एक दो प्रॉपर्टीज उसकी लिस्ट डाउन कर दूं, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट सी टोटल इज अ पाथ फंक्शन एंड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये पाथ फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी इस बात को और फील करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी जिसे कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Cm से। ठीक है, तो देखो पूरी केमिस्ट्री में जब भी मोलर वर्ड आता है तो मोलर का मतलब होता है पर मोल, मतलब एक मोल की हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस हमको ये बात ध्यान रखनी है दैट C मोलर है ना, C मोलर इज इक्वल्स टू C टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे टोटल हीट कैपेसिटी तो पूरे सिस्टम की थी, और इसीलिए मैंने उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला है। भाई सिस्टम में तो कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो सकता है ना, जैसे तुम एक चम्मच पानी लो और एक ड्रम पानी लो, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारा सिस्टम एक ड्रम पानी है तो वहां पे तुम्हें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट देनी पड़ेगी, और तुम्हारा सिस्टम अगर एक चम्मच पानी है तो वहां पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कम क्वांटिटी ऑफ हीट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए टोटल हीट कैपेसिटी तो पूरे सिस्टम की होती है। ऐसे आप समझ लो, सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है। ठीक है, तो सिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तुम कितना भी अमाउंट ऑफ पानी या गैस कुछ भी ले सकते हो। तो इसीलिए मैंने उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला है। और पाथ फंक्शन तो मैंने आपको समझा ही दिया कि वो क्यों है ना, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि भाई कांस्टेंट प्रेशर में अलग लगेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में अलग लगेगा। ठीक है, अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी भी हीट कैपेसिटी जैसा ही है, टोटल हीट कैपेसिटी जैसा, बट इसको हम लोग पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो Cm इज इक्वल्स टू C टोटल बाय N। ठीक है, अच्छा C टोटल कितना था, C टोटल वाज इक्वल्स टू dQ बाय dt। C टोटल वाज इक्वल्स टू dQ बाय dt। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दैट dQ, C टोटल की जगह पे आप dQ बाय dt पुट कर दीजिए, तो dQ इज इक्वल्स टू N इंटू Cm इंटू dt। ठीक है, मोलर मतलब एक मोल के लिए, राइट, जब भी मोलर वर्ड आए इसका मतलब पर मोल। तो बस अब इसको हीट निकालने के लिए क्या करोगे, मोलर वाला दिया गया होगा तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर दोगे। यहां भी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट हो सकता है जो ज्यादातर सवालों में होगा। ठीक है, तो यहां भी दो रास्ते हैं, आइदर Cm विल बी अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो तुम्हें पता है क्या करना है, और Cm विल बी सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जैसा भी होगा क्वेश्चन में दिया गया होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, जो भी फंक्शन होगा उसको पुट कर देना और इंटीग्रेट कर देना, ज्यादातर तो कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, अब जैसे मान लो तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर लिखना है, तो इसको ऐसे लिखोगे Cmp। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। या लिख दोगे Cmv, तो इसका मतलब हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड ऑब्वियसली दोनों अलग अलग होंगे, हर प्रोसेस का हीट कैपेसिटी अलग अलग है, और इसीलिए हीट कैसा फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है।
सीपी और सीवी दो खास प्रोसेसेस हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं और सबकी हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। अच्छा, अब सीएम के बारे में हम लोग अगर बात करें बच्चों, तो सीएम एक पाथ फंक्शन तो है, क्योंकि अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। भाई मुझे कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो मुझे अलग हीट लगेगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो अलग हीट लगेगी। तो सीएम एक पाथ फंक्शन तो है, लेकिन ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि पर मोल के लिए कर रहे हो। वही बात होगी जैसे मास और मोलर मास के लिए थी। तो मास जो है वो तो एक्सटेंसिव था, लेकिन मोलर मास इंटेंसिव था। तो उसी तरह सीएम पाथ फंक्शन है एंड इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये बात हो गई मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। एंड फाइनली लास्ट में हम लोगों को बात करनी है अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, ठीक है। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी था टोटल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज पर यूनिट मास। तो इसकी डेफिनेशन भी आप चाहें तो नोट कर लें, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो एस को बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं एज सी टोटल अपॉन पर यूनिट मास, तो मास से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और सी टोटल तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि किसके बराबर है भाई, दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से हमारे पास सी टोटल की जगह पे डी क्यू बाई डी टी हम लोग पुट कर दें, तो यहां से हमारे पास डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी एम एस डी टी। देखो पर यूनिट मास दिया हुआ है तो मैं मास से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और पर यूनिट, जस्ट अ मिनट, और अगर मुझे पर यूनिट मोल दिया हुआ है तो मैं नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, जो भी सिस्टम में है। तो इस तरह से बात हमारी हो जाएगी। और आगे अगर बढ़े हम लोग तो डी क्यू को हम लोग एम एस डी टी लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें जिसका ध्यान हम लोगों को रखना होगा, ठीक है। सो दैट इज, जैसे सबसे पहले आप ये समझिए कि मास को आप उसी यूनिट में डालेंगे जिस यूनिट में ये है। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इसका डायमेंशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर मैं यूनिट्स के बारे में बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, इसकी यूनिट विल बी इक्वल्स टू जूल, एसआई यूनिट में बात करें तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन भी हो सकता है, वो मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब अगर ये जूल पर किलोग्राम में है तो मास को हमें केजी में डालना होगा, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये हम लोगों को जूल पर ग्राम में दे दिया जाए, तो पर ग्राम में दिया है तो मास को हमें ग्राम में डालना पड़ेगा। मतलब ये जो यूनिट है मास वाली ये कटनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको ये केजी में दिया जा रहा है तो आप मास को केजी में डालना, ये ग्राम में दिया जा रहा है तो आप मास को ग्राम में डालना, ठीक है। कभी कभी कैलोरी में दिया रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं है, जूल की जगह कैलोरी आएगा तो हमारा हीट का आंसर भी कैलोरी में आ जाएगा। तो वो तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस बात का हिंट आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर से हमेशा की तरह दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो s इज अ कांस्टेंट और s इज सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो भी फंक्शन है दैट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। और दोनों केसेस में क्वेश्चन ऐसा कैसे करना है ये बात अब अभी तक आप आई होप समझ चुके होंगे। अच्छा, s के बारे में बात करें तो ये भी पाथ फंक्शन ही होगा भाई, ये भी तो हीट ही है ना एक तरह से। भाई जितनी भी हीट कैपेसिटी वो हीट है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है, बस ऐसे समझ लो। तो s विल ऑल्सो बी अ पाथ फंक्शन, लेकिन चूंकि इसे पर यूनिट मास डिफाइन कर रहे हैं तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। दिस विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट मास के लिए डिफाइंड है तो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। या ऐसे भी सोच सकते थे कि s को हम लोगों ने डिफाइन किया है एज सी टोटल अपॉन मास, ठीक है, सी टोटल अपॉन मास। तो ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले।
तो इस तरह से भी सोच सकते हैं। इसी तरह मोलर के लिए भी सोच सकते हैं कि C मोलर इज इक्वल्स टू टोटल हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मान लो स्मॉल n हो गया, तो ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, तो ये मोलर हीट कैपेसिटी आ गया। तो ये पाथ फंक्शन है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये भी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा। जैसे SP का मतलब होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, SV का मतलब होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस वीडियो में ब्रीफली मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी के बारे में बताया। हल्का सा हम लोगों ने ये भी समझा कि हीट पाथ फंक्शन क्यों है। अभी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आना बाकी है, बट इस बात को हमने फील किया कि मेरे पास एक रिजिड कंटेनर है और पिस्टन वाला कंटेनर है। दोनों केसेस में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करना है तो अमाउंट ऑफ हीट अलग अलग लगेगी। तो मैंने गर्म तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ही किया है, लेकिन मैंने हीट अलग अलग दिया, और यही पहचान होती है पाथ फंक्शन की। ठीक है, तो इनके एक्चुअल एप्लीकेशंस तो जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे हम हीट के कैलकुलेशन के और एप्लीकेशंस देखेंगे। यहाँ पे जस्ट एक स्मॉल वीडियो है, ये जस्ट डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, ताकि आपको वो पता हो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरनल एनर्जी।